मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 किसका? डायबिटीज़ मेलाइटस के पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लासेस में हमने डायबिटीज़ के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, उसके बाद हमने उसके डेफिनेशन को देखा था, देन कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर को हमने पढ़ा था। क्लासिफिकेशंस कितने होते हैं? 5 टाइप्स के क्लासिफिकेशंस होते हैं। मैंने आपको ये सभी बातें पिछले लेक्चर्स में बताई थी, और साथ ही साथ कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसको मेडिकल टर्म में हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो इन सभी बातों के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया है। आज हम यानी कि पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं डायग्नोसिस, मतलब कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो डायबिटीज़ के कंडीशन में करते हैं। इसके अलावा जो कौन कौन सी मेडिसिन होती है, हम ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, और अगर पेशेंट को हमें एडवाइस देना है तो वो हम क्या क्या देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। मैंने आपको बार बार बताया है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है टेस्ट, वो सभी टेस्ट जिनसे कि कोई भी डिजीज कंफर्म की जाती है और सभी डिजीज का एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है। ठीक है, तो डायबिटीज का क्या क्या टेस्ट होगा? डायबिटीज मेलाइटस में कौन कौन से हम टेस्ट करते हैं? पहला, मेडिकल हिस्ट्री। मैंने हमेशा आपको बताया है कि कोई भी डिजीज की डायग्नोसिस करने से पहले उसकी मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि उसके माता पिता में वो कंडीशन थी या फिर नहीं थी, क्या ये जो डिजीज़ है जो उस पेशेंट में हो रखा है। अगर डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ हो सकता है कि जीन से आई हो, जेनेटिक हो, तो वो सभी बातें हम पता करेंगे, तो उसको बोलते हैं मेडिकल हिस्ट्री। देन हम क्या करते हैं? देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब सर से लेकर के पाँव तक हम पेशेंट को चेक करते हैं। हम पेशेंट के स्किन को चेक करते हैं, हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन को चेक करते हैं, हम उसके सिम्टम्स को चेक करते हैं कि उसकी बॉडी की एक्टिविटी कैसी है, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि हेड टू टो होती है, मतलब सर से लेकर के पाँव तक हम चेक करते हैं। इसके अलावा हम क्या चेक करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस में? क्योंकि डायबिटीज़ है, मतलब ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो गया है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया है, तो क्या करते हैं? तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करते हैं। मतलब 6 से 8 घंटे हमें पेशेंट को खाना नहीं देना है। उसके बाद मतलब कि अगर पूरी रात अगर वो खाना नहीं खाएगा तो अगले सुबह क्या होगा? बिना खाना खाए, बिना खाना खाए उसका ब्लड लेंगे, हम ब्लड सैंपल लेंगे और फिर हम उसको चेक करेंगे लैब में। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। उसके अलावा हम चौथा क्या करते हैं? रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट भी कर सकते हैं। रैंडम का मतलब होता है दिन में कभी भी, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि वो खाना कब खाया, क्या वो खाना खाया लेट से खाया, जल्दी खाया, या फिर वो खाना खाया ही नहीं, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हम दिन में कभी भी उस पेशेंट का ब्लड ले लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं? फिर हम उसके ब्लड सैंपल लेने के बाद हम उसको लैब में भेजते हैं और फिर हम चेक करते हैं। ये जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ये अगर 126 से अगर ज़्यादा होता है मतलब कि पेशेंट में डायबिटीज़ की कंडीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट, ये टेस्ट क्या होती है? ये एक हो गई फास्टिंग ग्लूकोज, एक हो गई रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, और उसके बाद पांचवा क्या है? ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट। A1C टेस्ट क्या होती है? ये क्या करती है? ये मेज़र करती है एवरेज ब्लड ग्लूकोज के लेवल को, मतलब 2 से 3 महीने के अंतराल पे। जैसे कि अगर किसी को टेस्ट ये करनी हो तो 2-3 महीने, पिछले 2-3 महीनों में उस व्यक्ति के ब्लड का जो ग्लूकोज का लेवल है उसका एवरेज हम निकालते हैं इसमें। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है लगभग उसके निकालते हैं कि एक तरह से परसेंटेज निकाल लेते हैं, आप समझ लीजिए। और इस जो टेस्ट होती है, ये टेस्ट उन लोगों में नहीं होती है जिसका डायबिटीज़ चेक करना है। ये टेस्ट उन लोगों में होती है जिसको ऑलरेडी डायबिटीज़ पहले से है और उनका जो डायबिटिक कंडीशन है वो 2-3 महीनों में कैसा रहा है, इसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं। और नॉर्मली ये टेस्ट डायग्नोसिस के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, उन लोगों को करते हैं जिनमें ऑलरेडी पहले से डायबिटीज़ हो चुकी है। ठीक है, और कितनी होनी चाहिए नॉर्मल परसेंटेज? 4 से 6%। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसकी A1C टेस्ट में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? 4 से लेकर 6%। 6 है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या होती है? ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है। किस कंडीशन के लिए? प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है। अब इस टेस्ट को कैसे करते हैं कि पहले क्या करते हैं? पहले हम जब पेशेंट का जब पेट खाली होता है, मतलब 6-8 घंटों से अगर वो कुछ भी नहीं खाया है, तो हम उसके ग्लूकोज को चेक करते हैं, ब्लड के ग्लूकोज को चेक करते हैं, सैंपल ले लेते हैं ब्लड का। ठीक है, उसके बाद हम
उसको बोलते हैं खाना खाने के लिए। और जब वो खाना खा लेता है तो उसके 2 घंटे के बाद फिर से उसका टेस्ट किया जाता है, ब्लड का सैंपल लेकर के फिर से ग्लूकोज का लेवल को टेस्ट किया जाता है। तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद ये टेस्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं OGTT। ठीक है, ये किस कंडीशन में की जाती है? प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव टेस्ट है। प्री डायबिटीज़ का मतलब है टाइप 1 और डायबिटीज़ का मतलब है टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, चलिए, इस टेस्ट को रूटीनली नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये कन्वीनियंट नहीं है, सुविधाजनक नहीं है। किसके कंपेयर में? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, जो खाली पेट में पेशेंट का हम ग्लूकोज का लेते हैं ब्लड सैंपल ग्लूकोज को टेस्ट करने के लिए, उसके अनुसार ये जो टेस्ट है ये इनकन्वीनियंट है, मतलब सुविधाजनक नहीं है उतना। क्योंकि आप किसी एक पर्सन का कितना ब्लड लेंगे? खाना खाने से पहले भी ब्लड ले लेंगे, और अगर महीने में अगर आप ये बहुत बार करते हैं तो उसके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, इस टेस्ट को हम ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन ये टेस्ट डायग्नोसिस करने के लिए की जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा यूरिन एंड सीरम कीटोन्स टेस्ट। अब सबसे पहले समझने वाली ये बात है कि यूरिन और सीरम, सीरम का मतलब होता है ब्लड, यूरिन में और सीरम में कीटोन्स की लेवल को हम चेक करते हैं। अब कीटोन्स क्या होती है? कीटोन्स लीवर द्वारा प्रोड्यूस होती है। लीवर में जो फैटी एसिड होती है उसका जब ब्रेकडाउन होता है तो कीटोन्स बनते हैं। ठीक है, और कीटोन्स जब अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? उस टर्म को हम कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। और कीटोन्स यूरिन से भी थोड़ा सा सिक्रेट होती है, एक तरह से एज अ वेस्ट है, प्रोटीन का वेस्ट है। ये जो प्रोटीन हम खाते हैं वो एज अ वेस्ट बॉडी से बाहर निकलता है और हमारे ब्लड में भी रहता है। लेकिन यूरिन के थ्रू क्या होता है कि वो इसकी नॉर्मल अमाउंट यूरिन में निकलती है, ज़्यादा नहीं निकलती, नॉर्मल अमाउंट निकलती है। और ये क्या है? ये फैटी एसिड जब ब्रेकडाउन होती है, मतलब प्रोटीन्स ही ब्रेकडाउन होकर के फिर लास्टली क्या बनते हैं? कीटोन बनते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूरिन और सीरम कीटोन टेस्ट, यानी कि यूरिन में और ब्लड में कीटोन की अमाउंट कितनी है हम इसका चेकअप करते हैं, हम इसका पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये किस पेशेंट को किया जाता है? जो पेशेंट इमरजेंसी रूम में है, यानी कि जिस पेशेंट के बॉडी में वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है, सुबह से लेकर के शाम तक ठीक है, और अचानक से उसके जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल अचानक से हाई हो गया। तो जब ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल अचानक से हाई हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। मैंने आपको बताया था कि अगर ब्लड का लेवल लो होगा तो उस एक टर्म को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे? अगर एक वर्ड में बोलना हो तो मेडिकल टर्म में हम क्या बोलेंगे? लो ब्लड शुगर को, लो ब्लड शुगर है अगर तो हम क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, अगर लो शुगर है ब्लड में तब अचानक से। ठीक है, अगर अचानक से है तो हम इसके पहले लगा देंगे एक्यूट, अगर लंबे टाइम से है तो हम लगा देंगे क्रॉनिक। लंबे टाइम से तो क्या लगाएंगे? क्रॉनिक। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया है? मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि वो पेशेंट जो इमरजेंसी रूम में है, अब वो इमरजेंसी रूम में किस कारण से है? उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, मतलब शुगर का लेवल उसके ब्लड में बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, वो भी अचानक से। एक पेशेंट सुबह से लेकर के शाम तक ठीक है और अचानक से कुछ घंटों में उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया, तो क्या बोलेंगे? एक्यूट हाइपरग्लाइसीमिया। क्योंकि ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया उसको हम एक टर्म में ग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो ज़्यादा हो गया तो हाइपर, और कम होगा तो हाइपो, अचानक से होगा तो एक्यूट, और अगर लंबे समय से होगा तो क्रॉनिक। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि आप वर्ड्स का कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस पेशेंट को हम यूज़ करें कौन सी टेस्ट? यूरिन और कीटोन सीरम टेस्ट में। ये टेस्ट किस पेशेंट को यूज़ करेंगे? जो इमरजेंसी रूम में है और जिसके बॉडी में शुगर की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अचानक से हाई हो गई है, तो हम उसके ब्लड और उसके यूरिन में कीटोन्स के लेवल को चेक करेंगे। ठीक है, या फिर कीटोन्स की अगर ज़्यादा अमाउंट है और वो पेशेंट अभी जस्ट ठीक हुआ है तो हो सकता है कि कीटोन्स की ज़्यादा अमाउंट होने के कारण ट्रीटमेंट के बाद हम उसके ब्लड को चेक करेंगे, हम उसके यूरिन को चेक करेंगे, हम उसको मॉनिटर करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट उसके बॉडी में बहुत सारा कीटोन्स था और हो सकता है उसकी वजह से उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाए। कीटोन्स सब बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। कीटोन्स क्या है? प्रोटीन का वेस्ट है, तो मतलब ब्लड में बहुत ज़्यादा वेस्ट की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, उस कंडीशन में अब कीटोन्स क्या करती है? ये कैसे हार्म पहुँचाती है बॉडी को? जो इंसुलिन होती है वो ब्लड में होती है, पैनक्रिया बिल्कुल सही तरीके से इंसुलिन को सिक्रीट करती है। ठीक है, लेकिन अगर कीटोन्स ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोटीन का वेस्ट अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, तो कीटोन्स क्या करते हैं? इंसुलिन का जो एक्शन है उसको ये कम कर देते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप कोई दवा खा रहे हैं, तो वो दवा तो आप खा रहे हैं, दवा का कंपोजिशन बिल्कुल ठीक है, दवा बनाया बिल्कुल परफेक्ट से है, लेकिन
उस दवा का असर कम हो रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ होती कि बॉडी में इंसुलिन बन तो रही है, पैनक्रिया बिल्कुल हेल्दी है, वो व्यक्ति बिल्कुल सही है, कोई और उसमें कोई और डिसफंक्शन नहीं है, उसका जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, लेकिन कीटोन्स की वजह से ये इंसुलिन का असर ब्लड में कम हो गया है। ठीक है, इसीलिए हम यूरिन और सीरम में कीटोन्स के लेवल को चेक करते हैं, क्योंकि इसकी भी एक लिमिटेड अमाउंट ब्लड में रहनी चाहिए। कोई भी चीज़ बॉडी में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कोई भी चीज़ बॉडी में जितनी होनी चाहिए उससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा भी कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनका हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। मतलब अदर टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के। ठीक है, पहला क्या है, हम किडनी के फंक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर क्रिएटिनिन ज़्यादा है या फिर अगर किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो क्या होगा, तो ब्लड में जो भी वेस्ट है वो उनकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी और कीटोन्स की अमाउंट हो सकती है कि ज़्यादा हो जाए और वो फिर इंसुलिन के असर को कम कर देगी ब्लड में। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर करेंगे किडनी फंक्शन को। ठीक है, इसके बाद क्रिएटिनिन क्लीयरेंस को हम देखेंगे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, CrCl। अगर कहीं पे आपको डॉक्टर्स के अगर पुर्जे पे शॉर्ट फॉर्म में अगर CrCl लिखा हुआ दिखे, इसका मतलब है उसका फुल फॉर्म होता है क्रिएटिनिन क्लीयरेंस। अब ये क्या होती है, ये प्रोटीन की वेस्ट होती है, तो बॉडी से ब्लड से किडनी इसको भी फिल्टर करके यूरिन में थोड़ा सा एक्सक्रीट करती है, बॉडी से बाहर निकालती है, ताकि ब्लड की जो pH है या फिर ब्लड में जो वेस्ट है उसकी अमाउंट बैलेंस्ड रहे, ज़्यादा वेस्ट ब्लड में ना हो। ठीक है, तो हम इसका टेस्ट भी करते हैं। या फिर GFR भी अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ दिखे, इसका मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ये क्या होती है, जो हमारी किडनी है, किडनी कैसी होती है, किडनी की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप की होती है और यहाँ से आपकी यूरेटर आती है और फिर यहाँ पे ब्लैडर और ये नीचे में। ठीक है, इस टाइप की किडनी होती है। ठीक, इस टाइप की किडनी होती है। तो ये जो किडनी है, इस जैसे हमारे बॉडी के सबसे छोटी जो इकाई क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या है हमारे बॉडी की, सेल है। चलिए, तो हमारे बॉडी के सेल की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप सी होती है, गोल सी। इसके अंदर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, सेल के ऑर्गन्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। सेम इसी तरह किडनी जो है, किडनी की जो अगर एक छोटी सी यूनिट को अगर हम देखेंगे तो वो किससे बनी होती है, तो वो नेफ्रॉन से बनी होती है। अब वो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का होता है। देखिए, ये क्या करती है, ये फिल्टर करती है वेस्ट को, उसके बाद ब्लड में से वेस्ट उस निकल जाता है और फिर यूरिन में वेस्ट चला जाता है, जो वेस्ट यूरिन में पास होनी चाहिए। तो इसका जो अगर एक यानी कि बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर से ये एक किडनी बनी हुई है, फिर बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर से ये दूसरी किडनी बनी हुई है, तो इसका जो यूनिट है, इसकी जो इकाई है वो क्या है, वो है एक नेफ्रॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूरॉन नहीं बोलते। अब आप स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। न्यूरॉन क्या होती है, न्यूरॉन ब्रेन में होती है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी है मैं आपको बता देती हूँ इसी में, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए, ये होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। इसकी स्पेलिंग क्या होगा, इसकी स्पेलिंग है NEURON। ठीक है, NEURON, इसकी स्पेलिंग है न्यूरॉन। ये होती है ब्रेन, यानी कि ब्रेन में बहुत सारे ये होते हैं जिससे कि मैसेज का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। इसकी स्पेलिंग क्या होगी, नेफ्रॉन, NEPHRONE। ठीक है, नेफ्रॉन क्या होती है, नेफ्रॉन किडनी में पाई जाती है, जो कि फिल्टर करती है ब्लड में से वेस्ट को, ये फिल्टर करती है, उसके बाद ही यूरिन बनता है। ठीक है, अब ये क्या होती है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर। ठीक है, ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब यहाँ पे कितना, एक तरह से छन्नी का काम करती है, छानने का काम करती है। ब्लड को ये छान करके ब्लड में से वेस्ट को अलग कर देती है और फिर जो ब्लड होती है जिसमें से वेस्ट निकल जाता है, फिर वो ब्लड अलग हो जाती है। ठीक है, अभी बस इतना ही समझ लीजिए, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो आप समझ गए कि न्यूरॉन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे नेफ्रॉन की बात हो रही है, जिसकी स्पेलिंग है NEPHRONE। चलिए, नेफ्रॉन की स्पेलिंग है ये। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारे नेफ्रॉन मिल करके के किडनी बनाते हैं और ये ब्लड को छानती है, ऐसा समझ लीजिए, छन्नी का काम करती है। ठीक है, तो ये जब ब्लड को छानती है तो उसकी रेट कितनी है, यानी कि उसकी जो परसेंटेज निकालेंगे हम, 1 मिनट में उसकी रेट कितनी है, 2 मिनट में कितनी है, अकॉर्डिंग जैसा आपको मन करेगा, जैसा उनको मन करे, जिस मेजरमेंट में आप करना चाहेंगे उस मेजरमेंट में। ठीक है, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, इसमें क्या होती है, इसमें हम इसके
फिल्ट्रेशन की बात करते हैं कि ये 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में कितना ब्लड को छानती है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलेंगे। अब अगर 60 से 60 तक है, ठीक है, तो क्या होगी, तो नॉर्मल होगी। अगर 60 से नीचे है उसकी रेट, तो क्या होगी, किडनी में कोई ना कोई डिजीज़ होगी, मतलब किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है। और अगर 15 होगी या 15 से भी नीचे होगी, मतलब किडनी फेल कर चुकी है, किडनी थोड़ा भी काम नहीं कर रही है, ठीक है। इसके बाद हम कौन से टेस्ट करते हैं, इसके बाद हम CMP भी कर सकते हैं। अब CMP भी आपको कहीं पुर्जे पे लिखा मिले, उसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल। अब ये टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें की जाती है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, ब्लड के शुगर लेवल को चेक करने के लिए, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करने के लिए। अब आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती है, ब्लड में ग्लूकोज के साथ साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब वो क्या क्या होते हैं, सोडियम हो गई आपकी, पोटेशियम हो गई। सोडियम को हम क्या लिखते हैं, सोडियम को हम सिंबॉलिक रूप में क्या लिखते हैं, Na हो गई, ठीक है, Na सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, क्लोराइड हो गई, क्लोराइड पे माइनस चार्ज होता है, सोडियम पे प्लस होता है, पोटेशियम पे भी प्लस होता है। फिर आपकी मैग्नीशियम हो गई, ठीक है, मैग्नीशियम हो गई। तो ये सभी क्या है, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट है जो कि ब्लड में मौजूद होते हैं और इनका भी हमारे ब्लड में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि अगर इनकी कमी हो गई तो सही से ब्रेन भी फंक्शन नहीं करेगी। ब्रेन में जो मैसेज का ट्रांसफर होता है वो मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में बेकार नहीं है, ये आपको याद रखनी है। तो ये क्या करती है, CMP यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल में हम चेक करते हैं शुगर लेवल, किसके, ब्लड में मौजूद शुगर के लेवल को, इलेक्ट्रोलाइट जो कि ब्लड में होती है, ठीक है, फ्लूइड बैलेंस यानी कि ब्लड में फ्लूइड की अमाउंट कितनी है। अगर ब्लड RBC, ब्लड को हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स RBC कितनी है, WBC कितनी है, और साथ में प्लेटलेट्स कितनी है, और साथ में हम चेक करते हैं कि ब्लड में फ्लूइड कितनी है। मतलब ब्लड की जो फ्लूइड होती है, जो प्लाज्मा होती है, उसको हम बोलते हैं एक तरह से ब्लड का फ्लूइड। तो उसमें हम फ्लूइड को चेक करते हैं, किडनी फंक्शन, किडनी किस तरह से फंक्शन कर रही है, और साथ ही लीवर किस तरह से फंक्शन कर रही है, क्योंकि लीवर भी मेटाबॉलिज्म में और डिटॉक्सिफिकेशन में, यानी कि शरीर में जो भी वेस्ट होते हैं उससे लीवर भी हमारी हेल्प करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने में, वेस्ट को बाहर निकालने में लीवर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम क्या करते हैं, तो हम CMP के थ्रू इन सभी को चेक करते हैं। डायबिटीज के कंडीशन में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पहले क्या है, पहले है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है डायबिटिक पेशेंट को कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर ज़्यादा हो गया है तो उसके बॉडी में फिर क्या क्या चेंजेस आएंगे और कौन कौन सी बीमारियां उनको हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ब्लड में इंसुलिन का जो लेवल है वो कम हो गया है और ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया है। तो पहला क्या है, पहला हार्ट पे असर पड़ेगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगी। हार्ट को हम क्या बोलते हैं, हार्ट को हम कार्डियो बोलते हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगी। अब इसमें कौन कौन सी डिजीज होगी, पहला क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब ये क्या होती है, हार्ट में एक आर्टरी पाई जाती है, आर्टरी क्या होती है, उससे ऑक्सीजन वाली ब्लड का फ्लो होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से इस आर्टरी से निकलती है। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन वाली ब्लड को लेकर के पूरे ऑर्गन्स में पहुंचाती है, ठीक है। तो हार्ट में एक आर्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, और ये हार्ट में जो ब्लड सप्लाई होती है वो इसी आर्टरी के थ्रू होती है। तो जब हार्ट में ब्लड जाता है तो इस आर्टरी में क्या होती है, इस आर्टरी में प्लेग बन जाती है। अब मान लीजिए कि ये आर्टरी है, ठीक है, क्योंकि ठीक आर्टरी है, ये मोटी होती है आर्टरी जिससे हार्ट को ब्लड पहुंचता है, और यहाँ पे प्लेग बन रही है, साइड से कुछ जमा हो रहा है। अगर आप बहुत फैटी चीज़ खाएंगे, बहुत कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ खाएंगे तो क्या होता है, तो इस तरह की यहाँ पे बनने लगती है, परत जमने लगती है ब्लड वेसल्स के अंदर में। अब यहाँ पे जब परत जमने लगी है तो ब्लड इसमें से जाना है, जब इसमें से ब्लड जाना है तो ब्लड को जगह ही नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, तो हाई ब्लड प्रेशर का कंडीशन हो जाएगा। ब्लड को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उसको आगे बढ़ना होगा, जिससे कि एक तो BP भी हाई हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा जितना उसको मिलनी चाहिए। तो हार्ट क्या करेगा, कोई भी अगर हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स है उनको ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड के थ्रू ही उसको न्यूट्रिशन मिलती है, तो वो सही से काम नहीं करेगा, तो हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, हार्ट को जोर लगाना पड़ेगा काम करने के लिए, क्योंकि हार्ट ब्लड का पंप करती है, और हार्ट के कारण ही बॉडी के सभी ऑर्गन्स को ब्लड मिल पाते हैं और सभी ऑर्गन्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सभी ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। क्यों, क्योंकि ब्लड से ही उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसमें प्लेग जम जा रहा है, तो क्या होगी, तो हार्ट को प्रॉपर
ब्लड नहीं मिलेगी प्रॉपर, वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, और जब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा तो जब हार्ट वर्क करेगा तो सीने में दर्द महसूस होगी। क्यों? क्योंकि हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि एक तो ब्लड कम है, दूसरा इसमें से अगर ब्लड पास हो रहा है तो बहुत फोर्सफुली हो रहा है, तो उसको क्या होगा, चेस्ट में पेन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में एंजाइना बोलते हैं। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। दूसरा क्या, हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक क्यों आती है? ब्लड को एकदम, यानी कि अगर ये आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, और यहाँ पे मान लीजिए कि प्लेग का परत जमते 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 पूरा ये भर गया, तो क्या होगा, ब्लड जाने का आगे जगह ही नहीं। जब जगह ही नहीं तो ब्लड पहुंच ही नहीं पाएगी, जिससे कि हार्ट फंक्शन करना ही बंद कर देगी, उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। स्ट्रोक में भी यही होती है कि ब्लड का फ्लो सही से हार्ट के मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है, हार्ट के टिश्यू तक नहीं पहुंच पाता है। नैरोइंग ऑफ आर्टरी, मैंने आपको यही बताया कि नैरोइंग ऑफ आर्टरी में ये होती है कि हार्ट में जितनी भी आर्टरीज मौजूद है, मतलब कोई भी अगर बॉडी में आर्टरी मौजूद है या फिर हार्ट की जो आर्टरी है, हार्ट में बहुत सारे आर्टरीज होते हैं जिनसे ऑक्सीजन वाली ब्लड का फ्लो होता है, तो वो सभी आर्टरी एक साथ में नैरो होने लगती है, पतली होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लेग जम जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम आर्थेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होती है, हार्ट नैरो होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा फैटी चीज़ खाएंगे, ज़्यादा आप कोलेस्ट्रॉल लेंगे, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होती है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी होती है, एक बैड भी होती है, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, बॉडी में वो बहुत ज़्यादा ही समस्याएं उत्पन्न करती है। ठीक है, तो हार्ट पे ये चीज़ें असर पड़ेगी। इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन मेन आपको यही देखने को मिलेगा, अगर डायबिटीज़ है तो उसकी वजह से ये हार्ट में समस्याएं आने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद नर्व डैमेज। नर्व डैमेज को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब नर्व्स कहाँ पे होती है? नर्व्स हमारे बॉडी में होती है, ब्रेन में भी होती है। ठीक है, तो नर्व्स क्या हुई? तो कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज किसको बोलते हैं? आर्टरी के सबसे स्मॉलेस्ट ब्रांच को। ये जो आर्टरी आपने अभी देखा है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट ब्रांच, मतलब आर्टरीज मोटी होती है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स में जाती है वैसे वैसे इसके ब्रांचेस बनने लगते हैं। तो सबसे जो छोटी ब्रांच होती है, सबसे छोटी सी पतली सी जो वेसल्स होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। इसमें भी ऑक्सीजन वाली ब्लड का फ्लो होता है, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और पूरे ऑर्गन्स में पहुंचाती है। ठीक है, इसका जो जाल बिछा होता है पूरे ऑर्गन्स में, पूरे बॉडी में एक तरह से जाल बिछा होता है आर्टरीज की, कैपिलरीज की। तो आर्टरीज तो हो गई मोटी, जो कैपिलरीज हो गई वो तो मोटी सी हो गई, लेकिन जो आर्टरीज है वो तो मोटी सी हो गई, लेकिन जो कैपिलरीज है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, बहुत जो छोटे छोटे जगह पे जाकर के ब्लड को सप्लाई करती है। तो कौन करता है? वो कैपिलरीज करती है। तो कैपिलरीज पूरे बॉडी में, कैपिलरीज में क्या होगी? पूरे बॉडी में जितनी भी कैपिलरीज है वो डैमेज होना स्टार्ट कर देगी। और मेन बात, कैपिलरी हमारे बॉडी को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें से ब्लड का फ्लो होता है और ब्लड में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। लेकिन स्पेशली क्या होती है? लेग्स की कैपिलरी। डायबिटीज़ में लेग्स यानी कि पैरों की जो कैपिलरी है वो ज़्यादा अफेक्ट होती है, जिसके कारण टिंजलिंग की समस्या आ सकती है। टिंजलिंग का मतलब होता है ऐसा लगता है जैसे कि पैर में कुछ खींच रहा है, पैर की जो स्किन है अंदर से वो लगता है कि कोई उसे खींच रहा है। ठीक है, नंबनेस मतलब सुन पड़ जाना, वहाँ पे जो सेंसेशन है वो कम हो जाएगी। बर्निंग, ऐसा लगेगा जैसे कि पैरों में जलन महसूस हो रही है। इसके अलावा पेन होगा पैरों में। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को हमेशा पैरों में दर्द की समस्या रहती है। नर्व डैमेज हो जाएगी डाइजेशन से, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। चलिए, ये आपकी हो गई, यहाँ पे आपकी स्टमक हो गई, देन इंटेस्टाइन यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी लीवर होती है, मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ रफली, यहाँ पे गॉल ब्लैडर। चलिए, अगर ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें जो नर्व्स पाई जाती है, इसमें जो कैपिलरीज पाई जाती है, इसमें जो कैपिलरीज ऑक्सीजन वाली ब्लड को इन सभी पार्ट्स में पहुँचाती है, वो क्या होते हैं? वो भी डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति को क्या होता है? नोजिया, यानी कि उल्टी करने का मन करता है। उसको ऐसा लगता है जैसे कि अभी तुरंत उसको वॉमिटिंग हो जाएगा। इसके अलावा वॉमिटिंग, उल्टियाँ होती हैं, डायरिया हो सकती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन जिसमें कब्ज की समस्या डायबिटीज़ वाले पेशेंट को हो जाती है। किडनी डैमेज मतलब अगर डायबिटीज़ हो गई है किसी व्यक्ति को तो कॉम्प्लिकेशंस में किडनी भी खराब हो सकती है। क्या क्या समस्या आएंगी किडनी में, हम देख लेते हैं। किडनी डैमेज को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोपैथी। मैंने आपको बताया है कि किडनी की सबसे छोटी जो यूनिट है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। किडनी डैमेज है मतलब नेफ्रोपैथी, हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो किडनी डैमेज में क्या क्या हो गई? डायबिटीज़ डैमेज टिनी ब्लड वेसल्स, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलाई। अब मैंने आपको बताया है कि ये अगर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, ठीक है,
तो इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है यहाँ पे, उसको हम ग्लोमेरुलाई बोलते हैं, ठीक है, इस तरह होती है। एक मैंने नेफ्रॉन की आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई है, रफली मैंने बनाई है, ठीक है। तो डायबिटीज़ के कारण ये जो नेफ्रॉन है ये डैमेज होने लगती है। अब अगर सीवियर डैमेज हो जाए, मतलब जो आपकी किडनी है, जो आपकी दोनों किडनी है, दोनों किडनी कैसी होती है, इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होती है किडनी की, ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ से आपकी यूरेटर होती है और ये ब्लैडर एंड देन नीचे यूरेथ्रा। तो ये जो किडनी है बहुत सारे नेफ्रॉन, जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया, बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर के बनी होती है, ठीक है, दोनों किडनी, लेफ्ट और राइट दोनों किडनी, ठीक है। तो बहुत सारे नेफ्रॉन से जब बनी होती है तो डायबिटीज़ के कारण यही नेफ्रॉन डैमेज होने लगती है। जब ये नेफ्रॉन डैमेज होने लगती है तो क्या होगा, तो किडनी अपना काम सही से नहीं करेगा, जिससे किडनी फेल हो सकती है, या फिर इसमें कोई ऐसी डिजीज हो जाएगी, मतलब धीरे धीरे किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कभी वापस सही नहीं हो सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल, मतलब कि किडनी की जो स्थिति है वो सुधर नहीं सकती है, वैसी डिजीज हो जाएगी, क्योंकि ये डैमेज होती चली जाएगी, मतलब ये ठीक ही नहीं हो सकती है। तो क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल एंड स्टेज किडनी डिजीज, मतलब ऐसी डिजीज जिसमें जो किडनी की फंक्शन है वो एंड स्टेज में है, अब वो कभी ठीक नहीं हो सकती है। किडनी जो काम करती है बॉडी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेस्ट को एक्सक्रीट करने में, ठीक है। तो जब वेस्ट को ब्लड में से जब ये फिल्टर करती है तो यही नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और यही अगर नेफ्रॉन डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगी, तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं डायबिटीज़ को कि ये एक मीठी जहर जैसी होती, जो बॉडी के सभी फंक्शन को धीरे धीरे करके डिस्टर्ब करने लगती है। इसके अलावा आई डैमेज हो जाएगी, आंखों में समस्या आ जाएगी डायबिटीज़ के कारण, उसको हम क्या बोलेंगे, रेटिनोपैथी, क्योंकि जो रेटिना होती है आई के अंदर में, स्ट्रक्चर में मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी, आई में एक रेटिना होती है जो कि जो हम देखते हैं, जो हम पिक्चर देखते हैं, जो हम हर चीज़ को देख पाते हैं, वो इसी रेटिना के कारण देख पाते हैं। आपको बस इतना ही अभी ध्यान में रखना है। जब आई की जब मैं स्ट्रक्चर और जब इसके फंक्शन को पढ़ाऊंगी, या फिर जब इसके फिजियोलॉजी को जब मैं डिस्कस करूंगी, उसमें हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको बस इतने ही जानने की जरूरत है कि आई है और उसमें एक रेटिना होती है, जिसके कारण विजन हो पाता है, जिसके कारण हम देख सकते हैं, ठीक है। तो डायबिटीज क्या करती है, डायबिटीज ब्लड वेसल्स जो रेटिना की होती है, रेटिना के आसपास की जो ब्लड वेसल्स होती है, रेटिना में जो ब्लड वेसल्स होती है उसको डैमेज करने लगती है। अब जब रेटिना को जब डैमेज करने लगेगी तो देखते तो हम इसी रेटिना से है, तो क्या हो, तो हम देख नहीं पाएंगे, तो हम अंधे हो जाएंगे, इसके कारण क्या हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्या, फुट डैमेज, फुट डैमेज में क्या होगा कि जो हमारे पैरों में जो कैपिलरीज होती हैं, पैरों में जो नर्व्स होती है, छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, जिससे कि ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड ऊपर नीचे आता है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो बिल्कुल जो कैपिलरीज है वो डैमेज हो जाएगी, और उस डैमेज होने के साथ साथ क्या होगी, जो ब्लड की फ्लो है उसकी भी जो स्थिति है वो खराब होते चली जाएगी, मतलब ब्लड सही से पैरों तक नहीं पहुंच पाएगा। और जब ब्लड पैरों तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, तो वहाँ के जो सेल्स है, वहाँ की जो टिश्यू है वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, वो धीरे धीरे अपने फंक्शंस को पुअरली करना शुरू कर देगी, मतलब सही से प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। और जब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, तो पेशेंट को तो पहले दर्द होगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगी, धीरे धीरे अगर सीवियर डैमेज होती चली गई तो हमें उसको कट करके रिमूव भी करना पड़ सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं, सर्जरी से अगर हम कट करके रिमूव करते हैं, एम्प्यूटेशन हम उसको बोलते हैं। तो हमें या तो हम फीट को दोनों, या तो टो को, अंगूठे को, या फिर पूरे लेग को हमें सर्जरी करके रिमूव करना पड़ सकता है। अब हम देख लेते हैं स्किन में कौन कौन सी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं डायबिटीज़ के कारण। तो चेंजेस क्या होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती है, मींस बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने लगते हैं स्किन पे। और माउथ में क्या होगी, माउथ में गम इन्फेक्शन यानी कि मसूड़ों में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर जो डायबिटीज़ पेशेंट है अगर अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं करता है, मुंह की अच्छे से सफाई नहीं करता है, दांतों की अच्छे से सफाई नहीं करता है, पुअर हाइजीन है उसका, पुअर ओरल हाइजीन है, तो गम इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब मसूड़ों में सूजन भी हो सकती है, वहाँ से खून भी निकल सकता है। तो ये सभी कंडीशंस हो सकते हैं इन्फेक्शन के कारण। इसके अलावा हम देख लेते हैं डायबिटीज़ के कारण ब्रेन पे क्या अफेक्ट पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज़ वाले पेशेंट को कि उसको अल्जाइमर्स डिजीज़ हो जाए। अब अल्जाइमर्स डिजीज़ क्या होते हैं, इसमें भूलने की बीमारी होती है, मतलब पेशेंट भूल जाता है अपनी ही बातों को, अपनी छोटी छोटी बातों को भी भूल जाता है। उसके अलावा
क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट रहेगा, बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज भी रहता है जब डायबिटीज़ होती है, या फिर वो कोमा में भी जा सकता है। जो उसकी मेंटल एबिलिटी है, जो डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है, वो भी कम हो जाती है। एक बात और ध्यान देने की ये है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को अगर कोई घाव हो जाता है, कोई अगर ब्लिस्टर हो जाता है, तो वो आसानी से ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं वो जल्दी से क्योर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब हम इसके मैनेजमेंट को देख लेते हैं कि कौन कौन से चीज़ें हम करते हैं डायबिटीज़ के कंडीशन में। तो हम सभी को पता है कि क्योंकि पैनक्रियास से जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, उसके बीटा सेल से क्या निकल रही है, पैनक्रिया हो गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे पैनक्रिया के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है पैनक्रिया के में, और उसके बीटा सेल से फिर क्या निकलती है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलती है। तो क्या क्या हो गई, पैनक्रिया हो गई, पैनक्रिया के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से फिर उसके बीटा सेल से, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से इंसुलिन निकलती है, जो ब्लड में मौजूद ग्लूकोज के लेवल को, शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है इंसुलिन थेरेपी, मतलब ग्लूकोज की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो इंसुलिन है ये ब्लड में कम होती है। अब जब ये ब्लड में कम होती है तो डायबिटीज़ होती है, और जब डायबिटीज़ होती है तो हमें क्या करना है, हमें इसी इंसुलिन को ब्लड में भेजना है, ताकि जो ग्लूकोज की लेवल है वो नॉर्मलाइज हो सके, वो फिर मेंटेन हो सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंसुलिन थेरेपी देते हैं पेशेंट को। इंसुलिन थेरेपी में हम क्या देते हैं, इंसुलिन थेरेपी में भी पहली जो हम बात करेंगे, पहला क्या है, पहला रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, मतलब ऐसी इंसुलिन जो कि जल्दी से काम करे। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट टाइम लगता है अगर इस इंसुलिन को हम देते हैं तब। अब इंसुलिन को हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंजेक्शन के थ्रू हम ब्लड में इंसुलिन को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 10 से 15 मिनट ये टाइम लगता है। ऑनसेट का मतलब होता है कि इसकी जो असर होती है वो 10 से 15 मिनट टाइम लेता है, उसके बाद वो असर दिखाना शुरू करती है। और जो पीक एक्शन है, यानी कि 1 से 2 घंटे ये बहुत ज़्यादा रैपिडली वर्क करती है, ग्लूकोज के बहुत जो हाई लेवल है उसको मेंटेन करती है। 1 से 2 घंटे ये कुछ ज़्यादा ही होती है। अगर इंजेक्शन हमने जब दिया है पेशेंट को, उसके 1 से 2 घंटे के बाद ये इंजेक्शन जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करती है। ठीक है, इसके अलावा है कि ये जो इंजेक्शन है उसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स है, 3 घंटों तक ये इंजेक्शन काम करती है। और ये जो इंसुलिन थेरेपी की बात हो रही है वो लैब में बना हुआ इंसुलिन की बात हो रही है, वो नेचुरली इंसुलिन की बात नहीं हो रही। नेचुरली जो इंसुलिन होगा वो पैनक्रियास से निकलेगी, ये लेबोरेटरी में बना हुआ इंसुलिन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो 3 घंटे तक इसका असर होता है। ठीक है, 3 घंटे तक ये ब्लड में काम करती है। इसके अलावा इंसुलिन यानी कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो गए, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट एंड प्रॉम्प्ट इंसुलिन जिंक। ये क्या होगा, ये 3 मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, इसके अलावा भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन थेरेपी में पहले क्या थी, पहली है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। इंसुलिन थेरेपी में अब दूसरा क्या है, दूसरा है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ये क्या होती है, ये इंसुलिन को फंक्शन करने के लिए, वर्क करने के लिए 6 से 8 घंटे लगते हैं। और जो पीक एक्शन होती है, मतलब उस टाइम में कितने आवर्स तक ये जो इंसुलिन है वो बहुत ज़्यादा वर्क करती है, तो 6 से 12 घंटे तक अच्छा से अपना काम करती है। और ड्यूरेशन कितनी है इसकी, यानी कि कितने समय तक ये बॉडी में थोड़ा थोड़ा वर्क भी करते रहती है, मतलब 6 से 12 घंटा तो ये बहुत ज़्यादा करेगी। इसके अलावा 20 से 30 घंटे तक ये ब्लड में मौजूद ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मलाइज कर सकती है। कौन सी, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। इंसुलिन का पहला क्या था, रैपिड था। ठीक है, इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इंसुलिन जिंक इंसुलिन जिसको हम अल्ट्रा लेंटे भी बोलते हैं, या फिर इंसुलिन ग्लेरगिन जिसको हम लैंटस भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इंसुलिन की बात हम कर रहे हैं मैनेजमेंट में। सबसे पहले जो हम इंजेक्शन देते हैं इंसुलिन की, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम लैब में बना करके इंसुलिन को, ये क्या है, ये ह्यूमन मेड है। ठीक है, लेबोरेटरी में बनती है। तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है उसकी टाइम कितनी है, यानी कि उसको जो फंक्शन करने में कितना टाइम लगेगा, बॉडी में जाने के बाद 30 से 1 घंटे तक, 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक वो फंक्शन करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, पीक एक्शन इसकी 2
से 3 घंटे है। और जो ड्यूरेशन है मतलब ये ब्लड में कितने समय तक वर्क कर सकती है, 4 से 6 घंटे तक ये अपना असर करती है। ये ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मलाइज करती है, मेंटेन करती है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होगा, रेगुलर इंसुलिन जिसको हम ह्यूमुलिन आर और नोवोलिन आर भी कह सकते हैं, या फिर इंसुलिन जिंक जो लेंटे होती है, इसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, इसके बाद अल्टरनेटिव मेथड हम देख लेते हैं, इंसुलिन को बॉडी में कैसे पास करते हैं, कैसे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। पहला तो ये हो गया कि हम इंजेक्शन के थ्रू करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से मेथड है जिसकी वजह से इंसुलिन बॉडी में जा पाता है, कौन कौन से मेथड है, आइए देख लेते हैं। इंसुलिन पंप, इंसुलिन पंप क्या होती है, ये नॉर्मली जहाँ पे बेल्ट लगा होता है, मतलब जो जीन्स या फिर पैंट की जो बेल्ट है, ये जो एब्डोमेन होती है हमारी, ठीक है, ये एब्डोमेन है और ये थाई है। तो बेल्ट कहाँ पे लगता है, नेचुरली ये वेस्ट के पास, कमर के पास बेल्ट लगता है। तो ये एक बॉक्स टाइप की होती है, यहाँ पे लग जाती है। और अगर ये नाभि है तो उसके पास में एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसको हम कैथेटर बोलते हैं, उसके थ्रू ये सबक्यूटेनियस यानी कि यहाँ के स्किन में हम लगा देते हैं कैथेटर को, और ये क्या करती है, ये स्किन के अंदर में चली जाती है और फिर ये बॉडी में जाती रहती है। ठीक है, यहाँ पे बेल्ट के पास यहाँ पे डब्बे जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन पंप, जिससे कि इंसुलिन को बॉडी में भेजा जाता है। इंसुलिन पेन, जैसा कि ये मार्कर है, सेम इसी टाइप की स्ट्रक्चर होती है इंसुलिन पेन की, और आगे में निडल्स लगी होती है जिसके थ्रू बॉडी में इंसुलिन जाता है। उसका जेट इंजेक्टर्स, ये एक तरह से गन शेप जैसी होती है जिससे कि बॉडी में इंसुलिन को भेजा जाता है। इंसुलिन के इंजेक्शन के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब इंसुलिन की जो एरिया है, मतलब कहाँ कहाँ पे इंसुलिन का इंजेक्शन हम दे सकते हैं आसानी से, तो फ्रंट एंड आउटसाइड ऑफ थाई, मतलब जांघों के आसपास और सामने में हम इंजेक्शन आसानी से लगा सकते हैं। एब्डोमेन में लगा सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि नाभि के आसपास थोड़ा सा एरिया छोड़ देना है। मतलब अगर नाभि है यहाँ पे, जैसे नाभि यहाँ पे, तो इतनी एरिया आपको छोड़नी है, फिर आपको इसके आसपास आप कहीं भी इंजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, द अपर एंड लोअर एरिया ऑफ आर्म्स, यानी कि हाथों में, आर्म्स में, यहाँ पे या फिर इस साइड हम दे सकते हैं आसानी से। द एरिया जस्ट अबव द वेस्ट ऑन द बैक, मतलब कमर पे पीछे से, अगर पीठ के साइड है तो कमर से थोड़ी से ऊपर पे हम दे सकते हैं, बटक्स पे हम दे सकते हैं। इसके अलावा हम मेडिसिन बात कर लेते हैं। अभी हमने क्या बात किया, अभी हमने बात किया है इंजेक्शन के बारे में, मतलब जो लैब में इंजेक्शन बनती है इंसुलिन की, उसको हम कैसे देते हैं और वो कितने टाइप की होती है। तो मैनेजमेंट में पहला क्या था, पहला है इंसुलिन थेरेपी, लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा है ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स, मतलब जो टैबलेट्स होती है, जो पिल्स होती है, उसमें जो दवाइयाँ आती है, उस रूप में जो दवाइयाँ आती है, वो पेशेंट को हम कैसे देंगे, जो टैबलेट्स के रूप में पेशेंट खाते हैं। तो उसमें पहला क्या है, पहला है सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स। अब इस ड्रग्स के अंडर भी बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आप बस ये समझ लीजिए सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स। अब ये जो ड्रग्स है ये क्या करती है, ये पैनक्रिया को स्टिमुलेट करती है, पैनक्रिया को ये उत्तेजित करती है ताकि ये इंसुलिन का प्रोडक्शन और ज़्यादा करे, जिससे कि ब्लड में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो और ग्लूकोज का लेवल फिर नॉर्मलाइज हो सके। इसके अलावा क्या है, दूसरा मेग्लिटाइनाइड्स, जो कि क्या करती है, मेग्लिटाइनाइड्स भी सेम काम करती है, पैनक्रिया को स्टिमुलेट करती है, पैनक्रिया को उत्तेजित करती है ताकि वो इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है और रिलीज वो जल्दी जल्दी करे, वो ज़्यादा करे, और ये बहुत जल्दी काम करती है। इसके अंडर भी बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। ठीक है, फिर ब्यूगेनाइड्स के अंडर भी बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। ये जो मेडिसिन है ये क्या करती है, ये रोकती है प्रोडक्शन और रिलीज ऑफ ग्लूकोज को लीवर से, यानी कि लीवर क्या करती है, लीवर हमारे डाइजेशन में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। हम जो भी चीज़ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लास्टली टूटने के बाद स्मॉलेस्ट जो मॉलिक्यूल होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो क्या है, वो है ग्लूकोज। तो लीवर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में ना तोड़े, ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन ना हो, इससे ये जो मेडिसिन है ये लीवर को ऐसा करने से रोक देती है। जब ये ऐसा करने से रोकती है तो क्या होता है, तो क्या होगा कि लीवर ग्लूकोज को नहीं बना पाएगा, और जब बॉडी में ग्लूकोज ही नहीं बनेगा तो इंसुलिन की अगर अमाउंट कम होगी तो वो क्या, वो ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाएगी। अब इस मेडिसिन में ये चीज़ फ़ायदा है कि इसमें जो है वो लेस वेट गेन होता है। अदर मेडिसिन में क्या होता है, डायबिटीज़ के जो भी जो टैबलेट्स वाले मेडिसिन होते हैं, पेशेंट का वजन अचानक से बढ़ने लगता है। ठीक है, लेकिन ये जो मेडिसिन है इसमें जो वजन है वो अचानक से नहीं
बढ़ता है। जो भी मेडिसिन अदर लेते हैं इसके अलावा, मतलब बिगुनाइट्स में अगर हम ये वाली मेडिसिन लेंगे, इसकी मेडिसिन लेंगे तो वेट जो है वो बहुत कम गेन होगी, ज़्यादा वजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर अदर मेडिसिन लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं उसके, बहुत जल्दी जल्दी वजन बढ़ने लगता है डायबिटिक पेशेंट का। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स का क्या है, आपके माउथ में, यानी कि जो व्यक्ति मेडिसिन को खाता है, जो डायबिटिक पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ करेगा, उसके माउथ में मेटालिक टेस्ट आने लगेगी, मतलब धातु का जैसा टेस्ट होता है वैसा आने लगेगा। उसको भूख नहीं लगेगी, उसको नोजिया मतलब उसको वॉमिटिंग करने का मन करेगा, बार बार उसको मितली आएगी और वॉमिटिंग, उसको उल्टी भी हो सकती है, और जो उसके पेट में गैस भी भर सकता है, और जो उसका एब्डोमेन है वो बहुत ज़्यादा टाइट भी हो सकता है। एब्डोमेन में स्वेलिंग भी हो सकती है। एब्डोमेन किसको बोलते हैं, एब्डोमेन हम इसको बोलते हैं, ठीक है, लंग्स के नीचे जितनी एरिया होती है, यानी कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ तक लंग्स के नीचे और ये पार्ट्स के ऊपर तक, इसको हम एब्डोमेन बोलते हैं। तो ये वाली एरिया में सूजन हो जाती है। इसके बाद हम कौन से मेडिसिन देते हैं, हम अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स देते हैं। ये क्या करती है, ये उस एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक करती है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स फिर ब्रेकडाउन होकर के लास्टली क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है। तो जो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं उन पे ये काम करती है ये मेडिसिन, और उस एंजाइम्स के एक्शन को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि ब्लड में जो ग्लूकोज की अमाउंट है वो कम हो जाती है और ब्लड में धीरे धीरे ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है। उस कंडीशन में क्या होती है, उस कंडीशन में अगर इंसुलिन कम भी है तो मैनेज हो जाता है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है, मतलब एब्डोमेन पूरी टाइट हो जाती है। एब्डोमेन वाले एरिया में स्वेलिंग भी हो सकती है, जो गैसेस की प्रॉब्लम हो सकती है, और डायरिया हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा हम टैबलेट्स क्या देते हैं, हम मेडिसिन क्या देते हैं, थायाजोलिडाइन डायोन्स, ये जो मेडिसिन है इसके अंडर भी बहुत सारे मेडिसिन आते हैं। ये मैंने आपको ग्रुप बताया एक। तो ये क्या करते हैं, ये जो बॉडी जो टिश्यू होती है, बॉडी में क्या होती है, टिश्यू होती है, बहुत सारे ऑर्गन्स बहुत सारे टिश्यू से मिलकर के बनते हैं, और बहुत सारे टिश्यू बहुत सारे सेल से मिलकर के बनती है। तो जो टिश्यू होती है उसको इंसुलिन के प्रति और ज़्यादा सेंसिटिव बनाती है, संवेदनशील बनाती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसुलिन तो बन रही है लेकिन हमारा जो बॉडी है उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। तो टिश्यू को सेंसिटिव बनाती है, जिससे क्या होती है, जिससे कि इंसुलिन जो है वो ज़्यादा काम कर सके, ठीक है। एंड लीवर को क्या करती है, लीवर को ग्लूकोज बनाने से, लीवर को ग्लूकोज प्रोड्यूस करने से, या फिर अगर ग्लूकोज ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है लीवर से, तो उसको ये रोकती है, ठीक है। सेंसिटिव बनाती है टिश्यू को और लीवर को रोकती है ग्लूकोज के प्रोडक्शन से, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट्स क्या है, स्वेलिंग हो सकती है, सूजन हो सकती है, और पेशेंट का वेट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट भी महसूस रह सकती है, ठीक है। अगर सीवियर कंडीशन हो गई तो लीवर भी फेल हो सकता है इस मेडिकेशन से, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जो मेडिकेशन होती है उसके साइड इफेक्ट्स ज़रूर होती है, लेकिन क्योंकि डायबिटीज़ की कंडीशन है तो हमें ये मेडिसिन देना ही होगा। लेकिन पेशेंट को ध्यान रखना है कि आप ओवरडोज ना करें। अगर हाई डोज लेंगे इसकी तो आपकी लीवर फेल भी हो सकती है। इसके अलावा छठा क्या, ड्रग्स को हम कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, मतलब सेम क्लास के ड्रग्स को अनदर क्लास के ड्रग्स से कंबाइंड करके हम पेशेंट को दे सकते हैं। इससे क्या होता है, साइड इफेक्ट्स के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, जिससे कि पेशेंट जल्दी रिकवरी कर सकता है, ठीक है। अब हमने बात कर लिया कि जब डायबिटीज़ है किसी व्यक्ति को, तो पहला तो हम इंजेक्शन देंगे इंसुलिन की, दूसरा हम मेडिकेशंस देंगे, मेडिसिन देंगे, मैंने आपको मेडिसिन भी बता दिए, और तीसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर डायबिटीज़ की कंडीशन है और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं हो रही है, इंसुलिन के इंजेक्शन से भी नहीं ठीक हो रही, मेडिसिन से भी नहीं ठीक हो रही, तो क्या हो रहा है कि ब्लड में बहुत ज़्यादा ही ग्लूकोज का लेवल हाई हो जा रहा है, जिससे कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में हम लास्टली जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है तो हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे सी लिखा है, क्योंकि ए में मैंने बताया इंसुलिन थेरेपी, बी में मैंने बताया जो ड्रग्स मेडिकेशंस लेते हैं उनको, और फिर सी में क्या, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन हम कैसे करते हैं, जो जस्ट मरा हुआ व्यक्ति है उसके पैनक्रियास से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसके बीटा सेल से इंसुलिन निकलती है, तो इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल को उस जस्ट मरे, डिसीज मतलब जस्ट अभी मरा हुआ आदमी, ज़्यादा देर नहीं हुआ उसके मरे हुए, तो उसके बॉडी से ये लैंगरहैंस जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है उसको निकाल करके हम फिर जिसकी पैनक्रिया खराब है उसके में हम लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत रिस्की है, ये कभी कभी फेल भी हो जाती है ये ट्रांसप्लांटेशन।
हमेशा ये वर्क नहीं करती है और ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सक्सेसफुल ही रहे। चलिए, तो हमने सारी बातों को समझ लिया है। इसके अलावा हम पेशेंट को क्या बोल सकते हैं कि वो एक्सरसाइज करे रेगुलरली। अगर एक्सरसाइज करेगा तो जो बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन करेगी। न्यूट्रिशन सही ले, प्रॉपर डाइट पे, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना ले, कोई फैटी चीज़ ज़्यादा ना ले, कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें ज़्यादा ना खाए। वो नॉर्मली हरी सब्जियाँ, जो फल होते हैं, ऑरेंजेस होती हैं, एप्पल्स होती हैं, उनको खाए और सेल्फ चेकअप करते रहे और अवेयर रहे अपने कंडीशन से कि उनकी अगर कंडीशन ख़राब है तो तुरंत हॉस्पिटल में जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।